अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये तो अपनी जगह एक हकीकत है कि रकबे के लिहाज से और सबसे बड़े और आबादी के एतबार से सबसे छोटे सूबे को क़याम पाकिस्तान के बाद से ही इसके सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक से महरूम रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत की तरह तकरीबन हर सरकार ने ही बलूचिस्तान को जहाँ हुकूक देने की बात की, वहीं नाराज़ बलोचों के साथ सुलह करके कौमी धारे में लाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर सुलह करके किसी को मुतमईन नहीं किया जा सका और ना ही वो उन्हें हुकूक दिए गए जिनके माजी में दावे किए जाते रहे, नारे लगाए जाते रहे। बलूचिस्तान में मज़ामती तारीख तो क़याम पाकिस्तान के वक्त बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी में ही शुरू हो गई थी, जब बलूचिस्तान की सबसे मोतबर और मोहतरम शख्सियत खान ऑफ कल्लात के पाकिस्तान के साथ रहने के फैसले के खिलाफ उनके ही अपने भाई आगा अब्दुल करीम अपने सैकड़ों साथियों के साथ झालावान की पहाड़ियों पर चढ़ गए थे, मगर असलहा और वसाइल की कमी की वजह से ये जो मज़ामत थी ये चंद महीनों बाद ही दम तोड़ गई थी। फिर 1948, 1958, 1962 और फिर 1971 की लड़ाइयों के बाद जब वतन अजीज़ में पहली बार बालिग़ राय दही की बुनियाद पर इंतखाबात हुए तो बलूचिस्तान की नुमाइंदा सियासी तंजीम नेशनल अवामी के मुक़्तदर और मुतअद्दिल रहनुमा मीर गौस बख्श बजिंजो ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर असलहा लेकर बैठे मरी मेंगल बुगटी कबाइल के जो नाराज़ सरदार थे और नौजवान नवाबों ने उन इंतखाबात में हिस्सा लिया था। फिर 1973 के आइन पर एक नवाब खैर बख्श मरी को छोड़कर बलूचिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम जो अरकान थे उन्होंने दस्तखत भी किए और रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ भी उठाया। फिर आती है 80 और 90 की दिहाई, जब साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके बाद की जो हुकूमतें थीं उन्होंने जो उस वक्त वहाँ काम किए, जो तजुर्बे किए, उनकी वजह से बलूचिस्तान के मसले को गुंजलक और फिर गंभीर तो होना ही था, ये हकीकत सब जानते हैं। बिलाशुबा जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर जब चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद सैयद ने नवाब अकबर ख़ान बुगटी से मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू किया तो इससे नतीजा खेज़ बनाया जा सकता था, मगर फिर यही वो वक्त था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरी के इलाके में जलसा करते हुए एक रॉकेट हमले में बाल बाल बच गए। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी मरी और बुगटी पर डाल दी थी। बलूचिस्तान में फिर 5वीं मज़ामत चल रही थी, जिसमें 2006 में नवाब अकबर ख़ान बुगटी की एक फ़ौजी ऑपरेशन में हलाकत के बाद फिर इसमें शिद्दत आ गई, जिसके बाद से लेकर अब तक कभी इसमें तेज़ी आती है तो कभी कमी आती रही है। इस खित्ते के बड़े खिलाड़ी हत्ता के रिवायती दुश्मन भारत भी बलूचिस्तान को लेकर हमेशा से चौकन्ना रहा है और इन नाराज़ बलोचों को हमेशा से उकसाया है और दहशतगर्दी करवाने का कोई भी मौका भारत ने हाथ से नहीं जाने दिया। सी पैक और गवादर की इक्तसादी और जोग्राफियाई अहमियत के सबब पाकिस्तानी रियासत के दुश्मनों के लिए बहरहाल बलूचिस्तान अपने वसी रकबे और खुली मगरबी सरहदों के सबब एक सॉफ्ट टारगेट रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मज़ामतकारों से मुज़ाकरात के बयान पर बलोचों में मज़ामती तंजीमों की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन तो सामने नहीं आया, मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बलूचिस्तान के मज़ामतकारों से बातचीत करने में कामयाब हो पाएगी या फिर माजी की हुकूमतों की तरह महज ये सिर्फ वादों तक और बातों तक ही रहेगा या वाकई इसमें कोई जामे हिकमत अमली के तहत इसको प्रैक्टिकली मुमकिन किया जा सकेगा। मैं बात करूंगी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जाम कमाल साहब आपका। जाम कमाल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि अस्करियत पसंदों से बात करूं। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नाराज़ बलोच रहनुमाओं से बातचीत करने पर जो है वो काम शुरू हो चुका है। कल वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की कि बलूचिस्तान से कभी सेंटर ने ज़्यादती की, कभी बलूचिस्तान के जो अपने सियासी नुमाइंदे होते थे उन्होंने कभी बलूचिस्तान को हुकूक दिलवाने के लिए कभी कोई जद्दोजहद नहीं की, और ये बात भी दुरुस्त है कि अमन व अमान के बगैर मुकम्मल तरक्की का ख्वाब वहाँ पूरा नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान में तरक्की के जो नारे थे ये सिर्फ नारे ही रहे, वादे ही रहे,
ये कोई प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे कुछ होते देखा नहीं है। हमने आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था उसको भी हमने नारों की हद तक सुना। फिर जो नून लीग की हुकूमत में जो नेशनल एक्शन प्लान बना था जिसमें कहा गया था कि मुफाहमत के लिए जो सियासी मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ, इनफैक्ट कुछ हो नहीं सका। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इनिशिएटिव लेने जा रही है नाराज़ लोगों को मनाने का, वहाँ पर तरक्याती कामों का, आपको लगता है ये सब हो पाएगा, इतना आसान होगा इस हुकूमत के लिए? मेरे ख्याल आपका सवाल बहुत ज़्यादा फोकस है टूवर्ड्स बलूचिस्तान के मसाइल का, बलूचिस्तान की पसमानदगी का, बलूचिस्तान, और इस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और बाकी क्या कर रही हैं। देखिए, बलूचिस्तान में हमेशा जब भी हुकूमतें सूबाई सतह पे रही हैं ये सारी बलूचिस्तान के अपने लोगों की रही हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप वफाक के साथ रहा है ये बड़ा डिफरेंट रहा है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट्स आए जो हमेशा प्रो वफाक के साथ रहे हैं, कोई ऐसे इख्तिलाफात नहीं है। अगर हम पिछले 2013 से 18 का देख लें, बड़ा प्रो था, मियां नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक थे गवर्नमेंट के। उससे पहले 5 साल अगर हम देखें तो असलम रहसानी साहब के, जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे थे। उससे 8-10 साल पहले हम देखें तो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, उस वक्त मेरे वालिद साहब भी सीएम थे, वो भी बड़े अच्छे थे। और इसी तरह माजी में 2-3 दफा और भी है। बलूचिस्तान के इशू देखें, उसको सबसे बड़ा उसके तकरीबन बहुत डिफरेंट डायमेंशंस हैं। एक चीज बलूचिस्तान का इशू नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा बलूचिस्तान का इशू है जिसकी वजह से ये सारी चीजों ने और भी जन्म लिया है, वो है बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आने का नहीं होना। और जहां जहां, और चूंकि बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि आज के दौर में भी अगर हम बलूचिस्तान जाते हैं तो वहां बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आज भी कनेक्टिविटी से दूर हैं, रोड से दूर हैं, बिजली से दूर हैं, तालीम से दूर हैं, सेहत से दूर हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे जो सूबाई हुकूमत में करने थे, वफाक में करने नहीं थे, लेकिन नहीं किए गए। अब विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीजों में जिस तरह बतदरीज इजाफा होता गया, वो प्रॉब्लम्स उभरते गए और लोगों में रेजिस्टेंस पैदा होती गई। माजी में जो काम नहीं किए गए जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, फैक्टर है, सिर्फ ये वजह तो नहीं है कि पैसा नहीं मिला, वसाइल नहीं दिए गए, पैकेजेस अनाउंस नहीं किए गए, या एक करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि पैसा होने के बावजूद भी, वसाइल होने के बावजूद भी, पैकेजेस के बावजूद भी वहां अगर लगाया नहीं गया तो वो सारा पैसा क्या आज तक करप्शन की नजर होता आया है? जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। देखिए, पैसा आप पूरे सऊदी अरेबिया का बजट लाके बलूचिस्तान में खर्च कर दें, लेकिन बिल्कुल गलत खर्च कर दें, गलत चीज दें, करप्शन की नजर हो जाए, पैसा डूब जाए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मेथोडोलॉजी सारी खराब हो जाए, वो रुपए हम उन चीजों में लगा लें जो पब्लिक के लिए ना हो और सिर्फ इंफरादी तौर पे हो, या जिनको सैलाब को उठा के ले जाएं, या जो रोड अरबों के बने उनको ऐसी जगहों पे हम प्लान करें जिनकी क्वालिटी ठीक ना हो, तो ये तो पैसा जिंदगी भर जाया होता जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, जब भी कोई गवर्नमेंट आई है उसने कभी इस एंगल से बलूचिस्तान की तरक्की को नहीं देखा। एक तो यहाँ सूरत हाल अगर आप देखें कि पिछले 3 साल से मैं भी टाइम लगा रहा हूँ, ये बात भी रहा है कि यहाँ इतनी पॉलिटिकल गिमिक्स चलती रहती हैं और इतना सेंसिटाइज बलूचिस्तान पॉलिटिकली हो जाता है कि हर गवर्नमेंट है वो फायर फाइटिंग में लग जाती है कि इस इशू को एड्रेस करो तो एक और इशू खड़ा होता है, उसको एड्रेस करे तो वहां खड़ा होता है। पॉलिटिकल स्पेस इतना छोटा है और गेम नंबर इतना छोटा है कि हर वजीर आला, हर गवर्नमेंट हमेशा इसी उसमें रहती है कि जी आज हुकूमत गई तो कल हुकूमत जा रही है, तो परसों जा रही है। लेकिन हमने जब आके ये सिस्टम संभाला है, हमने एक बड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी से बलूचिस्तान को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत बलूचिस्तान और वफाक का जो ताल्लुक है वो एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में पहली दफा काम कर रहा है। और वो अंदाज सिर्फ ये नहीं है कि हमने वफाक को चंद पर्चियां भेजनी है, चंद प्रपोजल भेजने हैं, चंद कामों के ऊपर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोन स्ट्रैटेजी, जिसकी चीजों को आपने कल देखा होगा कि जब वजीर आजम साहब ग्वादर आए थे तो इन 3 सालों में हम प्रैक्टिकली आपको वो सारी चीजें करके दिखा जो बलूचिस्तान चाहता है। और यही वजह है कि जब कल हम ग्वादर गए तो ग्वादर के अंदर जो 3 साल पहले एहतजाज होते थे बहुत सारे इशूज पे, उनमें आधे से ज्यादा कमी आई है। आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं हमेशा नाराज ही रहेंगे, वो लोग ऐसे हैं जो दुश्मन कुव्वतों की आवाज़ बनते हैं, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में दुश्मनों के आलाकार बनते हैं।
क्या हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमें किन नाराज लोगों से बात करनी है, किन को मनाना है, किन को अपने सियासी धारे में वापस लेके आना है? बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, शायद आपने इंट्रो में, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही हो, मैंने ऐसे बहुत से लोगों के नाम लिए जो इस वक्त बाहर बैठे हैं और उन लोगों के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ एक एजेंडा रखते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ जो है ना वो काम करते हैं, पाकिस्तान में जो दुश्मन मुखालिफ जो एक उनका एजेंडा है उस पर सरगर्म अमल हैं। तो क्या हम स्पेसिफाई हैं, क्या हम फोकस्ड हैं, हमारे पास कोई आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किन किन लोगों से हमने बात करनी है? बलूचिस्तान के लोग गल्फ में, सऊदी में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हर जगह बहुत ज्यादा है। और ये इतना बड़ा तबका है कि जो बड़ा इफेक्टिव भी है, बड़ा एक्टिव भी है और बड़ा सोशल मीडिया की कंट्रीब्यूट भी करता है और डिबेट भी करता है, बात भी करता है। हाँ। लेकिन ये 90% जो तबका है ये बिल्कुल इन चीजों से बिल्कुल वाबस्ता भी नहीं है। इसी पाकिस्तान के अंदर मैं आपको कई जगह बलूचिस्तान में ले जाऊं जहां लोग यहीं पे हैं, तो आप इमेजिन करें कि एक बहुत बड़ा तबका बलूचिस्तान का जो बाहर है, जो यहाँ ग्राउंड रियलिटी भी नहीं देख रहा, लेकिन सोशल मीडिया की तो चंद ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं या चंद ऐसे लोग हैं जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। जब यहाँ आ सकते हैं तो वहां बहुत ईजी आ सकते हैं। हमने दो किस्म के लोगों को आइडेंटिफाई किया है। एक, हमने बलूचिस्तान के उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनके रिश्तेदार इधर हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन इधर है, वो काम कर रहे हैं, पैसा बेचते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नाराज हैं। हाँ। कुछ बलूचिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसिकली नाराज इस हवाले से हैं कि उन्होंने कोई एक्टिव रोल एंटी स्टेट और पाकिस्तान और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एक बाकायदा रोल प्ले किया है, बाकायदा इंडिया के साथ हो, बाकी इदारों के साथ हो, कि उन्होंने एक हिस्सा बने हैं ऐसी कैंपेन का जहां उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को बड़ा नुकसान दिया। देखिए यहाँ पे बड़ी जिंदगियों का एक कुर्बानी हमने दी है, शोहदा हुए हैं, सिविलियंस मरे हैं, डॉक्टर्स मरे हैं, सब लोग मरे हैं जो भारत के हाथों, दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं या जो उनके एजेंडे के लिए काम करें। इस बात को आज क्लैरिफाई किया फवाद चौधरी ने भी। देखिए कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाइड डेफिनेटली जिन पे आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने माजी में भी कुछ चीजों का बड़ा इशारा दिया है, लेकिन इसमें ये कबल वक्त जो किन चीजों के हवाले से बड़ा आइडेंटिफाई एग्जैक्टली नेम टू नेम चीजों को देखा जाए, क्योंकि ये हम एक सेंसिटिव अंदाज में चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि जहां किसी ऐसी स्टेबिलिटी की बात आती है तो बहुत सारे नॉन एक्टर्स बड़े एक्टिव हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर अच्छे पॉजिटिव वे को सैबोटाज किया जाए जो कि गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इसमें बहुत हद तक बेहतरी आई है, लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है। जो बाहर भी कुछ बहुत सारे लोग हैं उनका भी ट्रस्ट फैक्टर है, उसमें भी बड़ा फर्क आया है। लेकिन इस सब के बावजूद जाम कमाल साहब, जबरी गुमशुदगियां और नहीं कोई इंप्रूव होगा और लापता अफराद का मसला बहरहाल एक हकीकत है। बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगी की एक ये भी बहुत बड़ी वजह है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ज़ाहिर है हर हुकूमत आती है, इस बारे में बड़े नारे लगते हैं, दावे लगते हैं, और जब वही हुकूमत के लोग अपोजिशन में आ जाते हैं तो तनकीद करना शुरू कर देते हैं हुकूमत पर कि आप जो है लापता अफराद को बाजियाब नहीं करवाते। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है और ये मसला आप क्या समझते हैं कि ये जो नाराज़ बलोच हैं, कॉम्परस लोग हैं, उनकी नाराज़गियों को दूर करने में ये कितनी बड़ी रुकावट है ये मसला? देखिए, मिसिंग पर्सन्स एक बहुत बड़ा इशू बहुत अरसे से, आज से नहीं है। और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से आपने हालिया में देखा होगा कि इसके बहुत डिफरेंट नैरेटिव्स भी हैं। बहुत सारे मिसिंग पर्सन्स ऐसे हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज या बहुत सारे लोगों ने सेल्फ डिप्रेशंस भी की हुई हैं, क्योंकि वो एक तहरीक का हिस्सा रहे हैं और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में लेके तो उन्होंने तहरीक का हिस्सा अपने आप को नहीं बनाया, और उन्होंने कुछ ऐसे कामों में हिस्सा भी लिया है कि विच आर वेरी मच क्रिमिनल एंड मेनी अदर थिंग्स। एक तो वो कैटेगरी है जो सेल्फ मिसिंग में जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम एक्चुअली उन पैरामीटर्स पे आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अख्तर मिंगल साहब की पार्टी का एक नैरेटिव है, उस पे हमारे जो मामा कदीर हैं जिन्होंने इस पूरे कैंपेन में बड़ा हिस्सा लिया है, उनका एक अपना नैरेटिव है। फिर हमारे कुछ जो इदारे हैं जिस पे काम करके और यूनियन चार्टर के हवाले से भी कुछ चीजें, उनका अपना एक तरीकेकार है। तो ये नंबर बड़ा वेरिएट करता है। देखिए, या तो अगर 2-3 हज़ार का एक फिगर होता जो डिफरेंस है तो बात मानी जा सकती है। एक कहते हैं 5,000 है, कोई कहते हैं 40,000 है, कोई कहते हैं 10,000 है। तो इन चीजों के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे अभी हालिया में 3 सालों में बाकायदा बहुत सारी चीजों पे जो बड़े वॉटेड लोग होते हैं, जो बड़े क्रिमिनल फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो इंसिडेंसेस में होते हैं, उन पे बड़ा एक
प्रोसेस किया जाता है, एक लीगल प्रोसेस चलता है जो दुनिया में हर मुल्क का एक तरीकेकार होता है। उस लिहाज से वो लोग जाते हैं, बाकी उन पे कुछ केसेस बनते हैं, कुछ केसेस के साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस में भी जाते हैं, वो सारा तरीकेकार है। लेकिन ये बड़ा एक पॉलिटिकल एक चीज भी है। एक तो बड़े जेन्युइन है, जो कभी आपने हालिया में देखे बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकली यूज भी करते हैं, क्योंकि उनका नैरेटिव हमेशा सियासत में यही रहा है कि हमने सिर्फ इसी नैरेटिव पे अपनी सियासत करनी है, चाहे वो हल हो या ना हो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी की बहुत सी वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी वजह है तालीम का ना होना, फिर एक बहुत बड़ी वजह है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ जो सूबों के दूसरे सूबों के लोगों को मुयसर हैं, वो बलूचिस्तान के लोगों के पास वो वसाइल नहीं हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी वजूहात है वहाँ पर एहसास महरूमी की, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो अब की बार हुकूमत ने जो पैकेज का ऐलान किया है बलूचिस्तान के लिए, उसके बाद फिर जो सी पैक है जिसको गेम चेंजर एक मंसूबा कहा जाता है, क्या किस हद तक बलूचिस्तान के लोगों का एहसास महरूमी है ना वो कम हो पाएगा, ख़त्म हो पाएगा, गुर्बत ख़त्म होगी, तालीम की तरफ हम किस तरह आगे आप लोग बढ़ेंगे, किस हद तक मुतमईन हैं आप लोग? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर चाहा और इस हुकूमत ने अपने 5 साल दौर में ये जो आज जिन मंसूबों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कनेक्टिविटी है, एक्सेस है, तालीम है, पानी है, डैम्स हैं, रोजगार है, एहसास प्रोग्राम है, यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि ये पसमानदगी या लोगों की जो खदशात हैं उसको किस तरह दूर करेगी, कि ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया है जो पिछले अगले 5-10 साल का है, बलूचिस्तान के वो हिस्से जो बहुत महरूम क्यों रहे, कनेक्टेड ही है, यानी कि लोग एक्सेस ही नहीं है, ना रोड है, ना वहाँ कोई सर्विस जा सकती है, ना कोई कारोबार जा सकता है, जो जमींदारी कर रहे हैं वो अपने फसलें नहीं ला सकते, कोई अपना कोई काम वहां नहीं ले जा सकता है, ट्रेड नहीं हो सकता। ये सारी कनेक्टिविटीज जब इंशाल्लाह 5 साल बाद ये रोड्स बन जाएंगे, एक बहुत बड़ा चेंज खुद लाएंगे। सेकेंडली, रोजगार सबसे बड़ी चीज है। देखिए, आप लोगों को जॉब्स तो हम दे रहे हैं, लेकिन लोगों को एक लिविंग भी चाहिए, और ये पार्ट ऑफ जिसे हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं, जिसका रकबा केपी से भी बहुत बड़ा है, ये वो एरिया है जिसके अंदर कोई अभी तक कनेक्टिविटी का सिलसिला बहुत कम है। साथ साथ फिर ये एहसास प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है कि लोगों को सेहत हमने देनी है, एक अच्छी सेहत देनी है, और कहीं भी जाके दे दें, हम उसको हेल्प आउट कर रहे हैं। सही। तालीम हम दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स देखें जो सोशली बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सही। कोई 100-150 अरब रुपए की लागत से नए डैम्स कुछ प्रपोज्ड हैं, और बहुत सारे पाइपलाइन में बन रहे हैं, और बहुत सारे इस पीएसडीपी में डाले गए हैं। सो मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि ये सिनारियो जिस दिन डेवलपमेंट की तरफ जो चल पड़ा है, ये जब कंप्लीट होगा, एक बहुत हद तक इन चीजों में हम बेहतरी देखेंगे एज कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस जहां लोगों के पास सहूलतें मौजूद हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर आला बलूचिस्तान कमाल साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ ने पीटीआई हुकूमत पर सख्त तनकीद की, और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर धांधली हुई और इलेक्शन चोरी किए गए तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मरीम नवाज़ साहिबा ने मज़ीद क्या कहा, ज़रा सुनिए। मेरी नुमाइंदगी भी और पूरी PMLN की नुमाइंदगी हमारे प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की, और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हुए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन भी जो है ना, ये मुहिम अपने अरूज पर है। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि हम कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करेंगे और आवाम के बलबूते पर अपनी हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके लोग समझते थे कि वो पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। इतवार के रोज़ हमने देखा PDM का जलसा हुआ सवात में, PDM ने अपना पावर शो किया और PTI हुकूमत पर खूब तनकीद की। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर शदीद तनकीद की, हमेशा की तरह। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। कौमी सलामती के इजलास में
उनकी अहमियत, वजीर आजम होते हुए भी उनको शिरकत की जरूरत नहीं पड़ी, न किसी ने बुलाया न कोई आया, और इस तरह पता चला कि पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत बनाने से पहले भी उसकी अहमियत नहीं थी और हुकूमत बनाने के बाद भी उसकी कोई अहमियत नहीं। आज उसके जाने के दिन करीब आ गए। शहबाज शरीफ ने किस तरह तनकीद की, क्या कहा आवाम से, जरा वो भी देखिए। इमरान खान ने कि मैं पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। आज सस्ती बिजली तो दूर की बात है, महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। ये है कारकर्दगी उस शख्स की जिसने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, जिसने कहा था कि अगर डॉलर के मुकाबले में कीमत 1 रुपए की गिरती है तो वो वजीर आजम, वो समझ लीजिए चोर है। वो जो कहता है ना कि सब्र करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। नाजरीन, शहबाज शरीफ पीडीएम के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पीडीएम की क़यादत पहले मरीम नवाज़ कर रही थी, अब लगता ऐसे है कि मरीम नवाज़ को साइड पे करके शहबाज शरीफ के हाथ में सारा कुछ थमा दिया गया है। और यही वजह है कि सवात जलसे में नून लीग की क़यादत मरीम नवाज़ की बजाय शहबाज शरीफ ने की। मगर आज मीडिया से बात करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि वो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं और जल्द ही वो कैंपेन पर भी जाएंगी। मगर जहाँ शहबाज शरीफ होते हैं वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं होती, और जहाँ मैंने जाना होता है वहाँ शहबाज शरीफ नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ मेरे और नून लीग के सदर हैं। नाज़रीन, पीडीएम ने इस इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी और एएनपी को अलहदा कर दिया है। अब ये जो पीडीएम है ये अपने मकासद में किस हद तक कामयाब हो पाएगी, क्योंकि पहली पीडीएम हमने देखी है जो इस हुकूमत को घर भेजने के तारीख़ों का ऐलान भी करती थी, इस्तीफ़ों की धमकियां भी देती थी, इनकी तकरीरों में वो घन गरज भी हमें नज़र आती थी। जो मौजूदा पीडीएम जिसमें मरीम नवाज़ नहीं है, जिसमें एएनपी नहीं है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, उस पीडीएम में बहुत फ़र्क है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आज मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा, उनसे सवाल किया सहाफ़ी ने डील के हवाले से, मामला तय होने के हवाले से, उन्होंने कहा हम पागल हैं, क्यों डील होगी, किससे होगी, इतनी जद्दोजहद के बाद भी हम डील कर लें। एक तो ये नैरेटिव है आप लोगों का। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ महीने पहले एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कौमी मफाद के लिए, एक डायरेक्शन के लिए, एक हमें न्यू सोशल ऑर्डर की ज़रूरत है, रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, जिसके लिए अगर मुझे लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब के पैर भी पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ लूँगा। मतलब कि इतना वाज़े फ़र्क सोच में और पॉलिसी में। एक बंदा एक पार्टी से कह रहा है कि हम इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी मुफाहमत कर लें, बात कर लें, डील कर लें, और एक भाई कह रहा है कि मैं दूसरे भाई के पैर पकड़ने को तैयार हूँ। तो क्या ये जो रिफ्ट है ये हमें वाज़े नज़र आ गई है? दूसरी बात ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा शहबाज शरीफ साहब के साथ उस तरह स्टेज भी शेयर नहीं होता। वो कहती जहाँ मैं होती हूँ उनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो होते हैं मेरी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कोई नाराज़गी है, अलहदगी है, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने का मसला है, इसलिए नवाज शरीफ साहब ने अलग-अलग टारगेट्स दे दिए हैं। मरीम नवाज़ ने कहाँ जाना है और शहबाज शरीफ ने कहाँ जाना है? जी शाजिया, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये वो ख्याली पुलाव है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पकाती है पिछले 3 साल से, और उसमें आज तक कामयाब नहीं हो सकी। रहा जिक्र के ये पीडीएम के जलसे में शहबाज शरीफ साहब क्यों गए और मरीम नवाज साहबा क्यों नहीं गई, उसका जवाब उन्होंने खुद दे दिया। मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा चली जाती और शहबाज शरीफ ना होते तो आज प्रोग्राम इस बात पे हो रहे होते कि शहबाज साहब घर क्यों बैठे और मरीम क्यों चली गई हैं। कश्मीर के इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ चचा और भतीजी दोनों पूरा रोल प्ले कर रही हैं। बल्कि आज हमजा शहबाज ने लाहौर में एक मीटिंग की है, उन्होंने जो पंजाब में उसके हल्के हैं आज़ाद कश्मीर के, उन पे उन्होंने ब्रीफिंग ली है और वो काम कर रहे हैं उस पर। मैं क्योंकि इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ पिछले कुछ सालों से, मैं बहुत करीबी इंटरेक्शन है इन सारों के साथ, और मैं क्योंकि बतौर वकील इनके केसेस के हवाले से भी इनके साथ राब्ते में रहता हूँ। मेरा ख्याल है ये ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं होगी कि मुस्लिम लीग नून में कोई रिफ्ट है। मुस्लिम लीग नून में एक बयानिया है, और वो लेकिन ये सवाल जरूर है और ये हमेशा पूछा जाएगा जब तक एक स्टेज पर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे स्टेज शेयर करते नजर नहीं आएंगे, चाहे वो पीडीएम का जलसा हो या आजाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम हो।
नहीं, आप शायद ये भूल रही हैं कि सिर्फ 8 माह पहले जब लॉयर्स मूवमेंट के वो जो सारे सेगमेंट्स थे और जो वकला की तंजीमें थी, उन्होंने पिछले साल सितंबर एंड के ऊपर ऑल पार्टीज कराई थी, और फिर उसके बाद रमादा इस्लामाबाद में जब पहली दफ़ा PDM के तश्कील के लिए मीटिंग्स हुई, उसमें मरियम नवाज और शहबाज साहब दोनों मौजूद थे। हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को PDM के मुतहरक होते सार गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पाबंद सलासन रखा गया। हम ये भी भूल जाते हैं कि शहबाज साहब की जो बेल है वो सिर्फ 2 माह कबल हुई है, 3 माह कबल, और उसके बाद वो एक्टिव हुए हैं पॉलिटिक्स में। तो कई दफ़ा ये चीज़ें हो जाती हैं, ये कोई प्लान्ड नहीं होती। अभी कश्मीर के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद और बहुत सारे इवेंट्स होंगे। कश्मीर आजाद कश्मीर के इलेक्शन की मुहिम में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे कैंपेन करते हुए नजर आएंगे, इकट्ठे जलसों में नजर आएंगे। इसलिए आपकी और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए। ना ये मेरी ख्वाहिश पे इकट्ठे होंगे, ना आपकी ख्वाहिश पे होंगे। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने खुद अपने स्केड्यूल बना रखे हैं, उन्होंने अपने अपने हिस्से का काम कर रखा है, और पार्टी में इसीलिए जब 2, 3, 4 लोग इकट्ठे काम कर रहे हो तो उन्हें ये सहूलत होती है कि उन्होंने कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ पे करना है। और मैं ये बात आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि चचा भतीजी में ये जो सारे शगुफे हैं, ये शगुफे रह जाएंगे, उनमें इख्तलाफ नहीं है और ना ये नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब आपका। आजम नज़ीर तारड़ साहब मेरे साथ थे, कह रहे थे कि जो चचा भतीजी में एक रिफ्ट की जो बातें हो रही है, ये शगुफे ही रहेंगे, इसमें कोई हकीकत बात नहीं है। लेकिन हम भी ये बात जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो एक सोच है, मुफाहिमाना सोच, जिसके लिए वो नवाज शरीफ साहब के लंदन जाकर पैर पकड़ने के लिए भी तैयार थे, और वो मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने आज कहा कौन सी डील, कैसी डील, हम पागल हैं कि इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी डील कर लेंगे। तो एक सोच में, एक पॉलिसी में एक फ़र्क तो नज़र आता है ना सुहेल वड़ाइद साहब आपको? देखिए शाजिया, सोच में फ़र्क है, रास्ते में फ़र्क है, लेकिन मंजिल तो एक है। मंजिल ये है कि सियासत को किस तरह से कामयाब करना है, लोगों को किस तरह अपने साथ रखना है, और किस तरह से इक़्तिदार हासिल करके अपने नज़रिए को नाफज करना है। तो जब सोच एक है, रास्ता एक है और उसकी मंजिल एक है, तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। उनके रास्ते अलग हैं, वो जानबूझ के करते हैं, गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। इनकी पॉलिसी आपस में बैठ के बनाते हैं। रास्ते 2 हैं, हदफ एक है, और हदफ ये है कि किस तरह कामयाबी हासिल करनी है। सही। मौजूदा PDM जिसे 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया, अब इससे पहले भी मैं ये बात कर रही थी कि जो एक घन गरज होती थी, जो धमकियां देने का स्टाइल होता था, हुकूमत को घर भेजने की तारीखें दी जाती थी, इस्तीफ़ों की धमकियां दी जाती थी, वो सब कुछ हमें नज़र नहीं आया। मरियम नवाज इस जलसे में नहीं थी, ANP नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी। मौजूदा जो PDM चल रही है और जो इससे पहले PDM हमने देखी है, क्या फ़र्क लगता है आपको? शाजिया, एक बात तो क्लियर है कि अब हुकूमत को रुखसत करना जो PDM के लिए नामुमकिन हो गया। जो पहले ये तासुर था कि PDM कोई लॉन्ग मार्च करके, कोई एहतजाजी तहरीक चला के, नो कॉन्फिडेंस करके हुकूमत को घर भेज सकती है, वक्त के साथ साथ ये तासुरात जो है ख़त्म हो गए हैं। अब तो लगता है सारी गेम अगले इलेक्शन की है। अगले इलेक्शन के लिए सारे अपनी बेट्स लगा रहे हैं, चाहे वो PDM हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। अब तो अगले इलेक्शन की तरफ सारे देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी परसों अपने जलसे में यही कहा कि वोट की ताकत के जरिए हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। उन्होंने कोई इस्तीफों की बात नहीं की, उन्होंने कोई जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं की, उन्होंने कोई धरने की बात नहीं की, कोई किसी ऐसी एक्टिविटी की बात नहीं की। ये आपकी बात बहुत हद तक बिल्कुल ज़बरदस्त आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में आपको क्या लग रहा है? नून लीग आपको लग रही है ज़बरदस्त जमात आगे लग रही है, क्योंकि हुकूमत तो ये दावे कर रही है कि इनके पास तो कैंडिडेट्स ही नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, जबकि हमने ये देखा है कि वहाँ हमेशा वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ है जो सेंटर में रहा होती है, जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है। तो क्या आपकी परसेप्शन है इन इलेक्शंस को लेकर? जी, बार बार तजर्बों से यही साबित हुआ है कि जिसकी सेंटर में हुकूमत होती है
जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग या आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो उसको ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है फंडिंग जो है फेडरेशन ने देनी है, तभी उनका कोई फ़ायदा है। अगर वो ऐसी पार्टी को ले आएंगे जिसकी हालात ख़राब होंगे फेडरल गवर्नमेंट से, तो उसको कोई चलने नहीं देगा, इसलिए लोग उसको वोट देते ही नहीं हैं हमें। और दूसरा यह है कि नून लीग ने हुकूमत कर ली, अब जाहिर है अगली किसी न किसी नई पार्टी जो है, और इसमें पीटीआई का ज़्यादा चांस है। हाँ, बाकी पॉकेट्स पीपल्स पार्टी की भी हैं, नून लीग की भी हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो पीटीआई के होंगे। सही। एक आखिरी सवाल सुहेल वड़ाइच साहब, असम्बली के अंदर एक हमें बड़ी तब्दीली नजर आई। एक माहौल हमने वो भी देखा जब बजट की कॉपियां चल रही थी, वो माहौल भी देखा जब गालिम गलोच हो रहे थे, वो माहौल भी देखा एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे थे। फिर एक दिन वो भी आया, ऑपोजिशन ने बड़ी तमीज़ के साथ, तहजीब के साथ प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी। फिर जो हुकूमती लोग थे, ट्रायरी बेंच के लोग थे, उन्होंने ऑपोजिशन की तकरीरें सुनी। तो ये कितना बड़ा आपको चेंज लगा और आपको लग रहा है ये आगे भी चल पाएगा? देखिए, शाजिया होना तो यही चाहिए किसी भी एक डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। हमारी हालांकि हालत बड़ी ख़राब रही है, बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियंस पैदा हुई हैं, बड़ी बड़ी पार्लियामेंट के अंदर अच्छी तकरीरें हुई हैं। तो हमें दोबारा उस तरफ जाना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स हों, वहाँ पे तकरीरी मुकाबला हो, एक दूसरे से बात करें। ये तो सबसे अच्छा है, इससे पाकिस्तान बेहतर होगा, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बेहतर होगी, पाकिस्तान की पार्लियामान बेहतर होगी। इमरान खान साहब को कौमी सलामती के इजलास में जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है जिसने भी उन्हें मशवरा दिया ना जाएं, चाहे अपोजिशन नहीं दिया, गलत दिया है, उन्हें जाना चाहिए था, बैठना चाहिए था। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप अपोजिशन के साथ मिलके एक इत्तेहाद और एक पूरे मुल्क की सतह पे आप बात करते हैं कि हम सब इकट्ठे हैं। मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं था। अब अगर अपोजिशन ने भी ये किया है तो गलत किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार वड़ाइच साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज एक ट्वीट किया और कहा कि कोरोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र तोरखम बॉर्डर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ये फ़ैसला इस वक्त किया गया है नाज़रीन जब अफ़गानिस्तान से 8 लाख के करीब अफ़गान पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान नकल मकानी से मुतालिक ख़बरें भी आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया चंद रोज़ पहले, जिसमें वो इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि अगर तालिबान ने ताकत से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो उस सूरत में हम सरहद को सील कर देंगे, क्योंकि हम ये कर सकते हैं और इसीलिए हमने सरहद पर बाड़ लगाई है। वज़ीर आज़म ने वाज़े कहा कि पाकिस्तान किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता और पनाह गुज़ीनों की एक बार और आमद भी नहीं चाहता। बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क में पनाह गज़ीनों को मज़ीद अब अफोर्ड नहीं कर सकते और इसके लिए हमें सरहद भी बंद करनी पड़ी तो कर देंगे, लेकिन आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना कि कोरोना वबा की वजह से हम तोरखम बॉर्डर जो है वो बंद कर रहे हैं, तो क्या ये एक तज़ाद है? पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आ रही है कि बॉर्डर वाकई में कोरोना की वजह से बंद किया गया है, या जिन खदशात का इजहार प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए किया था, क्या ये वो स्टेटमेंट दुरुस्त है, या जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं बॉर्डर बंद करने की वजह ये दुरुस्त है? नाजरीन, अफ़गानिस्तान से लोगों की नकल मकानी एक हकीकत है, क्योंकि वहाँ इस वक्त जो खाना जंगी है ये जारी है, लोग हिजरत करने पर मजबूर हैं। आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान से नकल मकानी करने वाले लाखों पनाह गुज़ीनों का जो इशू है ये ख़ित्ते में एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब भी बनने जा रहा है। पनाह गुज़ीनों का इशू चूँकि एक बहुत संजीदा इशू है, इसलिए ताजिकिस्तान के सदर ने उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान की हुकूमतों से बात करके सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया भी दिया है। नाजरीन, अफगान पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान भी आमद यकीनी है, लिहाजा हुकूमत ने यह प्लानिंग कर ली हुई है कि अगर अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर बैठ जाते हैं तो इस सूरत में बॉर्डर के साथ खैमे लगाकर बस्तियों में रखा जाएगा और उन्हें पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों में आने की इजाज़त नहीं होगी। अफगानिस्तान में जारी 20 साला जंग अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। अमरीकी अफवाज ने रात के अंधेरे में जिस तरह बगराम एयरबेस खाली किया वो अफगान फोर्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा हैरान कुन था कि अमरीकियों ने कूच करने से पहले
उन्हें आगाह भी नहीं किया। बगराम एयरबेस के अफगान कमांडर को अमरीकी फौजियों के रवाना होने की खबर उस वक्त हुई जब ये फौजी काबुल पहुंच चुके थे और अमेरिका जाने के लिए रवाना हो रहे थे। अमरीकी फौज इस कदर उज्जलत में अफगानिस्तान से निकल रही है कि उन्होंने तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो अशिया अफगानिस्तान में छोड़ी हैं, जिनमें सिविल और बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा भारी असलहा भी शामिल है और बहुत सी दूसरी अशिया भी शामिल हैं। पनाह गुज़ीनों का मसला कितना संजीदा हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अफगानिस्तान की सिचुएशन पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरीके से अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है और फिर जो अफगान पनाह गुज़ीनों की आमद का एक मसला शुरू हो गया है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर हमें इसके लिए अपनी सरहद को भी सील करना पड़े तो हम कर देंगे। लेकिन आज शेख रशीद साहब ने कहा हम तो कोरोना वायरस की वजह से कर रहे हैं। कोरोना वायरस तो पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है जनरल साहब, उस वक्त तो आपने ये बंद नहीं किया। अब अगर आप बंद करें, ये आपकी स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है? प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे वो ठीक है, जो शेख साहब बात कर रहे हैं वो ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में कोरोना की 3 लहरें आ चुकी हैं और अब 4th वेव की बात हो रही है और एनसीओसी ने वार्न किया है कि हमें हो सकता है फिर लॉकडाउन करना पड़े। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे सारे मुल्क करते हैं। आप देख लें, पाकिस्तान को इंग्लैंड ने भी रेड लिस्ट में रखा हुआ है, उसके अलावा दुबई ने, ये मुख्तलिफ मुल्क आप अपना अपना दिफा करने के लिए करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर हमारा वाकई फोर्थ वेव का कोई खदशा है तो फिर हमें बाकी भी रास्ते बंद करने चाहिए ताकि बाहर से लोग आके यहाँ फैलाएं। तो इसलिए आपसे क्वाइट पॉसिबल कि ये एनसीओसी की हिदायत की वजह से किया। सही। दूसरा सर, ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है जनरल साहब कि तालिबान से जान बचाकर 1000 से ज़ायद अफगान एहलकार ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। इसका मतलब ये हुआ कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो तो अपनी जानें बचा रहे हैं, मीन्स के तालिबान के आगे सरेंडर किया जा रहा है, वो तो ताजिकिस्तान में जाकर पनाह ले रहे हैं। तो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे खाना जंगी का और पनाह गुज़ीनों का, सर ये तो और ज़्यादा बढ़ता गया। अगर इस तरह की सिचुएशन होती गई सर, हालात काबू में तो नहीं रहेंगे और फिर अमेरिका किन हालात में छोड़कर जा रहा है अफगानिस्तान को? देखिए, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है वो तो जैसे भी तबाह हाल अफगानिस्तान है वो छोड़ के निकल गए और उन्होंने अशरफ गनी को कहा भी है जब वो मिलने के लिए गए कि अब ये आपका काम है कि आप किस तरह वहां पे मामला सीधे करते हैं। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखिए कि तालिबान ने लोकल पॉपुलेशन को कहीं भी नहीं छेड़ा, बल्कि वहां पे लोगों ने उनको गले लगाया, वेलकम किया, वो जैसे एक अच्छा जेस्चर। और ये जो उनकी लड़ाई है ये बुनियादी तौर पे अफगान आर्मी के अगेंस्ट है, क्योंकि वो समझते हैं कि अफगान आर्मी अशरफ गनी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अब वो जब देखते हैं कि ये यलकार आ रही है तालिबान की तो वो भाग जाते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि अफगान आर्मी काबुल के अलावा बाकी जगहों पे बड़ी हद तक कोलैप्स कर चुकी है। सो तालिबान को जो बड़ी जल्दी जल्दी फतवाहत मिल रही हैं वो इसी वजह से कि जब तालिबान अफगान आर्मी के लोगों को देखते हैं चेक पोस्टों पे कहीं, तो वो उनको कहते हैं कि हथियार फेंक दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो वो हथियार फेंक देते हैं। उनको कहते हैं कि आप अपने सामान उठाएं और घरों को चले जाएं, चले जाते हैं। ये सिर्फ आके मसला आएगा इनको काबुल के ऊपर। मेरी अपनी असेसमेंट है कि तालिबान ने जब ये कहा कि हम अगले महीने एक पीस की प्रपोजल दे रहे हैं, लिखी हुई देंगे ताकि लोग उस पर गौर कर सकें, तो मेरा अपना अंदाजा है कि इस दफा वहां से शायद रेफ्यूजीज ना आए, और अगर आए तो बड़े कम। और अगर रेफ्यूजीज नहीं आते तब भी हमारा मसला हल हो गया, और अगर आते हैं थोड़े बहुत तो हम ये भी कर सकते हैं कि उनको अफगानिस्तान साइड पे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ यानी फेंस के करीब अफगानिस्तान साइड पे उनको टेंट्स वगैरह चीजें मुहैया कर दें और उनको कहें कि इधर आप कैंप करें। तो इनके जो इखराजात होंगे ये तो प्लानिंग हुकूमत ने की हुई है कि अगर अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर आके बैठ जाते हैं, खेमे लगा कर दी जाएंगे, तो फिर इखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? अखराजात तो फिलहाल हमें देने पड़ेंगे। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से आप कह सकते हैं कि जनाब दें, ये क्राइसिस हैं, ये जो यूनाइटेड नेशन की अपनी जो रेफ्यूजीज की ऑर्गेनाइजेशन है उनको कह सकते हैं कि आप आए, तो वो कुछ करेंगे। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टर्की ने किया है। टर्की ने सीरियन रेफ्यूजीज जो हैं वो उठा के सारे सीरिया में, और सीरिया में पहले उन्होंने जितने कुर्द थे कुर्दों को उन्होंने भगा के वहां से उनके लिए इलाका खाली कराया और सारे रेफ्यूजीज को सीरियन बॉर्डर के पार करा दिया कि जी आप यहाँ पे ठहरे अभी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की भी हमें प्लानिंग कर रखनी चाहिए कि अगर आए
तो फिर थोड़ा बहुत ये अरेंजमेंट हो कि आप अफगान साइड पे ही करें। जहां तक ताल्लुक है और अगर इन लोगों की आड़ में दहशतगर्द शामिल हो जाते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, भारत ने इस्तेमाल की है, तो अगर इस तरह के भी एलिमेंट्स शामिल हो जाते हैं तो सर वो तो बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा जिसको हमने माजी में भुगता भी है। तभी मैंने कहा कि उनको अफगान साइड पे रखा जाए, बिल्कुल फेंस के बेशक करीब हों, 1 फरलांग के फासले पे हों, लेकिन हों अफगानिस्तान साइड पे, ताकि पाकिस्तान के अंदर वो जा ही ना सके, इधर फैल ना सकें। ये बात आपकी, ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त है कि रेफ्यूजीज की आड़ में हमेशा दहशतगर्द जो है वो अपना रास्ता बनाते हैं। और उसी लिए मैं इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि बावजूद इसके कि वहां पे उनका खर्चा तो हमें शायद उठाना पड़े, लेकिन उनको कम से कम रखा जाए अफगान साइड। जनरल साहब, जिन हालात में 20 साल के बाद आज अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है, जिस तरीके से रात के अंधेरे में अमेरिकी अफवाज निकल रही हैं बगराम एयरबेस से, जिस तरह अफवाज वहां से निकली हैं, सर आज हम वसूख से कह सकते हैं कि एक लाहासिल जंग थी, लाहासिल हमला था। इससे 20 सालों में सिवाय लोगों की जानों के ज़िया के, अपने माली नुकसान के, पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ, सर इसके सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस खित्ते की हालत बिगड़ी है, संभली कुछ नहीं है। देखें, इसका इखलाकी जवाब कोई नहीं रहा, और मैं समझता हूं कि एक शर्मनाक पहलू इसका यह था कि अमेरिका यहां पे बैठ के 18-19 साल ये कहता रहा कि ये दहशतगर्द हैं, यूनाइटेड नेशन में भी उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया, सब कुछ, आखिर अमन की बात उनसे करके गया, मुआहदा उनसे दस्तखत किया। अगर टेररिस्ट है तो फिर क्यों आपने मुआहदा किया? हाँ। सो बड़ी सीधी सी बात है कि अमेरिका के मामलात में कोई इखलाकियात का अमल दखल नहीं है। सही। मुनाफिक तरीन तबका ही है ये। जब जी चाहता है किसी को टेररिस्ट कह दें, जब जी चाहता है तो उसको हीरो कह दें, और ये इसी तरह जो जी चाहे करते रहें। नतीजा ये किसी को कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है तो पाकिस्तान को भी कहना चाहिए कि हमारा दुश्मन है। अगर दुश्मन को ये दोस्त कह दे तो पाकिस्तान को भी कहना चाहिए कि ये दोस्त है। तभी हमारा मामला इनके साथ चल नहीं सकता, और चला नहीं पहले भी। सर भारत को ये बिल्कुल माजी में भी जो इनका हीरो था वो हमारा हीरो था, जब इनका दुश्मन हुआ वो हमारा भी दुश्मन हो गया। बिल्कुल यही वो चाहते हैं कि जो दुश्मन इनके, यानी चाइना उनका दुश्मन, उन्होंने चाइना को कह दिया कि हमारा दुश्मन, अब पाकिस्तान भी माने कि हमारा दुश्मन है। ये कैसे हो सकता? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड हबीब साहब, दिफाई तज्जिया का आप मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।